Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest, Sanjay Kumar Jha, he's a member of the Rajya Sabha and the National Working President of the Janata Dal United. He led an all-party delegation on the multi-nation visit to share India's message on Operation Sindoor. Sanjay Jha has appeared in an earlier podcast with me, episode 260. For this episode, I'm being joined by my colleague Naveen Kapoor. संजय जी, धन्यवाद पॉडकास्ट में आने का। आप 10 जून को प्रधानमंत्री से मिले थे क्योंकि आप एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे जो द वंस दैट वेंट अब्रॉड ऑपरेशन सिंदूर के मसले। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उस मीटिंग में क्या बातें हुई और जब आप डेलीगेशंस में गए थे, इन राज्यों में गए थे, इन मुल्कों में गए थे, तो क्या बातें हुई थी वहाँ पर? कल हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले थे और मुझे लगता है कि 1.5 घंटा वो एक उनमें बड़ा सीखने वाली बात है कि बड़ा पेशेंटली सुनते हैं और सबका उन्हें इट्स अ सॉर्ट ऑफ डीप ब्रीफिंग। सबका अपना अपना इनपुट था कि जिस कंट्री में हम गए या सारे जो 7 डेलीगेशन के जो लीडर या जो और लोग थे उसमें, तो उनको बड़ा इनपुट मिला उसमें कि लोगों का क्या फीडबैक था। क्योंकि हम लोग जो वहाँ गए तो वहाँ के पार्लियामेंट्रियन से, वहाँ के मिनिस्टर से, वहाँ के स्पीकर से, वहाँ के थिंक टैंक से, वहाँ जो दूसरे कंट्री के एम्बेसडर वहाँ रहते हैं, कुछ जगह हम लोग का ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। एम्बेसी ने 10, 12, 15 एम्बेसडर को बुलाया हुआ था दूसरे कंट्री को, और ये भी कहा कि ये लोग डेली रिपोर्ट भेजते हैं फिर कि डेलीगेशन क्यों आया, तो दिस मैसेज विल ट्रेवल टू देयर कंट्री ऑल्सो। जो है उन लोगों से या वहाँ के मीडिया से इंटरेक्शन था। वहाँ जो डायस्पोरा है, आपको इंडियन डायस्पोरा, बड़ा डायस्पोरा, उनसे इंटरेक्शन था। सो एवरीबडी हैज़ का सबका अपना अपना एक फीडबैक था। एक वेस्टर्न मीडिया का एक अलग नैरेटिव चलता है, वो भी एक फीडबैक था कि जिस कंट्री में मैं गया था, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये 3 कंट्री तो ऐसा था जो कि इकोनॉमिकली वेरी एक्टिव, उसका उन लोग का इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया में बड़ा, उनका ट्रेड इंडस्ट्री वो कंसर्न था ऑपरेशन सिंदूर। और वहाँ की मीडिया में चाइना का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी रहता है। मुझे चाइना का भी है। मुझे एक चीज़ जो लगा, ये जो एजेंसीज हैं कुछ जो फॉरेन एजेंसी है, तो उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है, वहीं से वो लोग कॉपी माने थिंक टैंक्स वगैरह का इन्फ्लुएंस रहता है, बिल्कुल रहता है। हाँ। तो वो एक नैरेटिव एक और बेटर बनाने की, क्योंकि हम लोग के जाने से बहुत कुछ नैरेटिव ठीक हुआ जो मुझे लगता है। संजय जी, मैं एक बिहार के कांग्रेस नेता से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये जो भी डेलीगेशंस गए हैं वो सिर्फ टैक्स पेयर के पैसों से वो जंकेट करके आए हैं। वो वहीं एम्बेसडर के यहाँ खाना खा रहे थे, 300 लोगों का खाना लगा था और 600 लोग खाना खा के वापस आ गए। किया क्या, भारत अकेला रह गया है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। फ़ायदा क्या हुआ इन डेलीगेशंस का? सैड फॉर कांग्रेस, क्योंकि मैं इतना बात जरूर कह सकता हूँ, जो डिसिमिनेट कर रहा है ये पार्टी, कुछ तो रीज़न होगा इस पार्टी का, कैसे फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड, कहाँ डिसिमिनेट कर गया ये पार्टी। इसलिए कि उनके लोग हमारे साथ थे। सलमान खुर्शीद हमारे टीम में थे, उन्हीं से फीडबैक ले लेते कि हम लोग कैसे काम करते थे, किन लोगों से मिलते थे, कहाँ लंच करते थे, कैसे क्या करते थे। सबसे बड़ी बात जो सरकार और प्रधानमंत्री जी ने किया कि जब भी हम लोग इंट्रोड्यूस करते थे टीम को, तो करते थे कि ही इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम केरला, ही इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आसाम। तो लगता था कि पूरा कंट्री के लेंथ एंड ब्रेथ के लोग साथ हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन है, अपोजिशन भी है, रूलिंग पार्टी भी है, एंड कंट्री इज़ टॉकिंग इन वन वॉइस टेररिज्म के खिलाफ। ये सबसे बड़ा मैसेज था सब। और वो एक मैसेज इस सारा डेलीगेशन जो गया, सबसे बड़ा मैसेज गया कि 140 करोड़ देश में अब कोई सेकंड वॉइस नहीं है टेररिज्म के खिलाफ। अब उसमें अगर कुछ कांग्रेस के लोग देश के इस भावना और इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इतना बड़ा हमारे आर्मी का विक्ट्री है, इतना बड़ा उसको अगर ये लोग इस तरह का ये करते हैं, सॉरी फॉर द इससे ज़्यादा। सर, मेरा एक सवाल है कि कुछ कंट्रीज जैसे मलेशिया और दूसरी कंट्रीज में जहाँ पाकिस्तान ने भी बहुत लॉबी करी, उधर क्या आपको कुछ रेजिस्टेंस मिला या कुछ लोगों ने बोला कि आप कुछ सबूत दीजिए, एविडेंस दीजिए, क्या दीजिए? हमारा एविडेंस तो इतना स्ट्रांग था जब हम लोग दिखाते थे एविडेंस, हम लोग दिखाते थे कि कैसे जो टेररिस्ट को मारा गया
उसके फ्यूनरल को स्टेट फ्यूनरल कर दिया गया। वहाँ आर्मी के जवान उसके फ्यूनरल में खड़े हैं, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। कसाब का हम लोग बताते थे कैसे लाइव पकड़ा गया। बहुत जगह जैसे जापान में उनके भी 2 नेशनल थे जो मारे गए थे 2008 मुंबई ताज वाले ऑपरेशन, तो उनको तो सारा बात रिकॉल हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया में सबको पता है। जब हम लोग दिखाते थे बिन लादेन का फोटो कहते थे कि भाई इतना बड़ा ये किया, उसको आपके कंट्री में जगह नहीं मिला, हमारे कंट्री में जगह नहीं मिला, दुनिया में कहीं नहीं मिला, फाइनली वो मिला अबोटाबाद में जा कर के। तो क्या ऐसा है उस कंट्री में जो पूरा का पूरा, जो दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होता है उसका कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक पाकिस्तान में निकल जाता है। ये आप सब जब गए थे, अलग अलग पार्टियों से थे, साझा एजेंडा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन जब आप लोग ये बातें कर रहे थे तो देश में जो पार्टी स्पोक्स पर्सन थे वो अटैक कर रहे थे, शशि थरूर को अटैक कर रहे थे, सलमान खुर्शीद को अटैक कर रहे थे, आनंद शर्मा को अटैक कर रहे थे, इन सबको अटैक कर रहे थे। तो माहौल कैसे बन रहा था आप लोगों के बीच? ना, हम लोग की बात होती थी, मजाक भी होता था, लेकिन हमारे सलमान खुर्शीद जिस तरह से 370 को लेकर के बोले, उसके हटने के बाद कैसे इंटीग्रेट किया है हाँ। कश्मीर इंडिया से, और किस तरह फ्लरिश किया है कश्मीर, कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट और लोगों का आना जाना, वो बोल रहे थे सामने वाले कंट्री के डेलीगेशन को। उनका जब क्वेश्चन आता था वो सारा बात खुद ही रख रहे थे। एक बार ये भी आया, कब कहीं बात प्लेबिसाइट वाली बात मलेशिया में कोई उठा दिया ये बात, अच्छा, कि जो यूएन में आया था, उन्होंने कहा कि उस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरा यूएन रेजोल्यूशन का था कि आप पूरा पीओके खाली करेंगे तभी इस पर कोई बात हो सकती है। तो वो तो हिस्ट्री हो गई, अब तो पीओके की बात है लेने की। तो इस तरह वो तो पूरा देश की भावना जो है उसके साथ खड़े थे। अब उनका पार्टी यहाँ क्या कर रहा था, एंड ऑल ऑफ देम, कल भी जो लोग इनपुट दे रहे थे प्रधानमंत्री को, चाहे सलमान साहब हों, चाहे मनीष तिवारी हों, शशि थरूर हो, सब लोग तो अपना एक्सपीरियंस बता ही रहे थे जो किस तरह हम लोगों ने रखा, एंड वाइडली दुनिया में कैसे लोगों ने इंडिया के इस जीरो टॉलरेंस को ऑन टेररिज्म और इंडिया के इस स्टैंड को, जो किसी एक आदमी ने पूरे, हम तो 5 कंट्री का, हमने कल पूछा भी, एक जगह ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में जाके उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों आप हिट किए, उसके कंट्री के अंदर क्यों। सब ने एक तरह से इंडोर्स ही किया इस चीज़ को। तो कम से कम उन्हीं से फीडबैक ले लेते जो उनके पार्टी के लोग डेलीगेशन में गए, तो शायद उनको बेटर पता चलता कि हम लोग किस तरह कार्यक्रम किए हैं। और 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक रहता था, बैक टू बैक लगा हुआ था, एम्बेसी ने जो लगाया हुआ था, मैंने बताया इतना सारा मीटिंग लगा रहता था, और उसमें सिर्फ यही नहीं, अपोजिशन के सारे लोग थे। और फिर रात में कहीं ऐसा भी हुआ कि फ्लाइट पकड़िए, मॉर्निंग में उतरिए 5 बजे और मीटिंग 9 बजे स्टार्ट। अब कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर का जो नारा लगा रही है, बिहार में भी ये चलेगा, जब चुनाव होंगे तो यही बात उठाएंगे, और तेजस्वी जी भी यही बात उठाएंगे कि मोदी जी ने सरेंडर किया है। अब ये तो मैंने कहा ना, ये देश के खिलाफ हो गया, आर्मी के खिलाफ हो गया। कौन सरेंडर किया? इतना बड़ा विक्ट्री है। नूर खां बेस को उड़ाने के बाद ही ना डीजीएमओ पाकिस्तान कांटेक्ट किया है। अब तो सबको पता है ना ये बात कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने कांटेक्ट करके सीज फायर की बात की, या जो भी घटनाक्रम हुआ आज तक 2008 में भी हुआ था ना, क्या किए थे हम लोग? क्यों नहीं जा करके उसके टेररिस्ट हाइडआउट्स पे जा करके अटैक, मुंबई टेरर अटैक, हाँ मुंबई टेरर अटैक में क्यों नहीं कुछ किए थे उस समय? ये पहली बार हुआ है ना कि पाकिस्तान के अंदर घुस के हम लोगों ने मारा। अब इसको अगर नहीं, जबकि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता था, दुनिया में यही घूम के कहता था कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो इसलिए वहाँ तक बात चली जाएगी होगा तो अब तो क्लियर हो गया कि नहीं भाई, इस ब्लैकमेल हम लोग नहीं झेलेंगे। इनफ इज इनफ, सेटल तो होगा इस बार। हमको पता है कि ये प्रॉक्सी है, ये कोई टेररिस्ट ऐसे नहीं आ रहा है। आप डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर में इंडिया से नहीं जीत सकते। क्या ये बात एक इमोटिव इशू बन सकता है इस इलेक्शन में? क्योंकि बिहार से बहुत से युवा हैं जो फौज में जाते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, अग्निवीर भी हैं आपके राज्य से, तो क्या ये एक इमोटिव इशू है बिहार में?
राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला? बिल्कुल, राष्ट्रीय का सुरक्षा का मसले पर अगर कोई पॉलिटिक्स करेगा तो इमोटिव इशू है और वाइप आउट हो जाएगा। अगर इस इशू को अगर कोई पॉलिटिसाइज करने का, मैंने कहा कि अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन एक वॉइस में जाकर बात किया है तो उनको सामने में दिखाई पड़ रहा था कि हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है जो लोग सरेंडर की बात कर रहे हैं, और उसका जानते हैं सबसे बड़ा वजह क्या है जो मैं फील करता हूँ, थर्ड टाइम पीएम मोदी का आना, ये नहीं बिल्कुल डाइजेस्ट हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा देश में हम भी लोग भी तो देख रहे हैं। अगर पहले रहे कोई प्रधानमंत्री नेहरू जी, तो उस समय कोई अपोजिशन नहीं था, वन पार्टी रूल था, तो 3 बार जीते, कहाँ कोई था, इंडिपेंडेंस मिला था। लेकिन सब जो भी सरकार बनती रही वो किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलता था। उस बैकग्राउंड में आकर के 85 के बाद आई डाउट किसी को अपने आप मेजॉरिटी मिला था। 85 में मिला था, इट हैज ए बैकग्राउंड, एक इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन का एक सिंपैथी था। उसके बाद थर्ड टर्म आ जाना, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। उसी में अब इलेक्शन कमीशन से लेके और ये, लेकिन अगर लोग, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग, तो बिहार में भी मैच फिक्सिंग होने वाला है। लोग अगर चुन करके भेज रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों के भावना के खिलाफ बात कर रहे हैं। लोग का जो चॉइस है उनके खिलाफ है। हम लोग तो यही मानते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि इस इशू पर हम लोग दुनिया भी घूम के आए और लोगों से भी फीडबैक, अगर किसी तरह का इस भाषा का यूज करेंगे तो वैसे भी डिसेमिनेट कर ही चुके हैं। इनके लिए विक्ट्री यही था कि हम 90 या 95 जीत गए, यही सेलिब्रेशन था जो दिखता था पार्लियामेंट में, वाइप आउट हो जाएंगे।